गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एम 203 इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर आज हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्ट आयरन के बारे में स्टडी करेंगे। किस तरह से कास्ट आयरन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। लास्ट टर्न पर हमने पिग आयरन की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में स्टडी किया था। तो अगर हम स्टडी करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्ट आयरन के लिए तो बता सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस दैट इज़ द पिग आयरन इज़ अनसुटेबल फॉर कास्टिंग एज इट इज़। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि लास्ट टर्म में भी जो लास्ट क्लास थी हमारी कि जो ब्लास्ट फर्नेस से हमको जो प्रोडक्ट मिलता है कास्ट आयरन पिग आयरन, वो क्या होता है अनसुटेबल होता है फॉर कास्टिंग के लिए वो क्या होता है सूटेबल नहीं होता पिग आयरन। कंटेन इम्प्योरिटीज़ इन हाई परसेंटेज, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ क्या होती है काफ़ी सारे परसेंटेज के अंदर होती है। टू रेंडर इट सुटेबल फॉर डिज़ायर्ड पर्पस इट इज़ रिफाइंड इन द फर्नेस नॉन एज द कपोला। तो उस जो पिग आयरन को अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ आ जाएँ तो उसके लिए हमको इसको क्या करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है। और अगर हम इसको अगर कपोला फर्नेस में करते हैं तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं कास्ट आयरन को प्राप्त करते हैं। तो बेसिकली पिग आयरन को क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है कपोला फर्नेस के अंदर। तो द रिफाइंड प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज द कास्ट आयरन। तो पिग आयरन को कपोला फर्नेस के अंदर रिफाइन किया जाता है और कास्ट आयरन को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अब किस तरह से प्राप्त किया जाता है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये देखिए एक कपोला फर्नेस को दिखाया गया है। इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। अगर हम टॉप टू बॉटम चले तो सबसे ऊपर स्पार्क है, देन चार्जिंग डोर है लेफ़्ट साइड में, देन मेटल चार्ज है फर्नेस के अंदर। उससे अगर पहले अपन देखें तो चार्जिंग डोर के बाद में मेटल आ रहा है ब्लू कलर में, देन फ्लक्स आ रहा है रेड कलर में, कोक आ रहा है ब्लैक कलर में। उसके नीचे है मेटल चार्ज, देन कोक बेड, और उसके नीचे अगर हम देखें तो विंड बॉक्स लेफ़्ट साइड के अंदर। और विंड बॉक्स से पहले क्या है, एयर ब्लास्ट इनलेट है। और विंड बॉक्स के बाद में ही क्या लगे हुए हैं, टूएट्स लगे हुए हैं। उसके नीचे अगर हम देखें सर्किल बना करके स्लैग होल को बताया गया है। और स्लैग होल के नीचे जो मोल्टन मेटल है उसके नीचे सैंड बॉटम बनाया गया है जो कि एक टेपर शेप के अंदर है। इसके नीचे अगर हम देखें तो ये स्टील का पूरे कॉलम्स बने हुए हैं और यहाँ नीचे ड्रॉप बॉटम है और नीचे फाउंडेशन बनाया गया है, ब्रिक्स फाउंडेशन बनाया गया है। इसी तरह राइट साइड में अगर हम देखें तो डिफरेंट जोन को बताया गया है। सबसे पहले स्टैक जोन, देन प्रीहीटिंग जोन, देन मेल्टिंग जोन, देन रिड्यूसिंग जोन, देन कंबशन जोन, देन वेल। अब इन सब के बारे में हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो जस्ट पहले आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें डिफरेंट जो है पार्ट्स को शो करना है। अब हम इसको स्टडी करते हैं। कपोला फर्नेस इज द चीपेस्ट मीन फॉर कन्वर्टिंग द पिग आयरन और स्क्रैप मेटल इनटू द कास्ट आयरन। तो पिग आयरन को अगर हम या स्क्रैप मेटल को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कास्ट आयरन के अंदर तो कपोला फर्नेस इज़ द चीपेस्ट। तो कपोला जो फर्नेस है वो क्या है, सबसे सस्ता साधन है। तो इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, पार्ट्स ऑफ द कपोला फर्नेस। सबसे पहला है शेल। इट इज़ ए वर्टिकल एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। It is a vertical and cylindrical in shape. It is made with steel sheet 6 to 12 mm thick and lined inside with refractory brick and clay. तो जैसे कि डायग्राम में बताया गया ये सबसे पहले इसकी क्या शेल है। ये जो शेल है इसकी कपोला फर्नेस की जो शेल है ये कैसी है, वर्टिकली है और सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर है। जैसे दिख रही है आउटर फेरीफेरी इसकी कैसी है, जो शेल है वो वर्टिकली है, ऊर्ध्वाधर है, और कैसी है, सिलेंड्रिकल है। तो इट इज़ ए वर्टिकल एंड सिलेंड्रिकल इन शेप, पहली बात। देन इट इज़ मेड विथ स्टील शीट। ये जो शेल है किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है, स्टील शीट की बनी होती है। स्टील कॉलम्स भी नीचे हैं तो ये स्टील शीट की बनी होती है और उसकी थिकनेस कितनी होती है, 6 से 12 mm थिक होती है। और एंड लाइंड इनसाइड विथ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स क्ले। और उसके अंदर की तरफ, इस शेल के अंदर की तरफ जो क्या होती है, ब्रिक्स की लाइन होती है। ब्रिक्स एंड क्ले की क्या होती है, लाइन होती है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल है जिससे कि क्या होती है, ये जो अपनी कपोला फर्नेस है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। तो एक तो शेल हो गया
जो कि स्टील का बना हुआ है, उसकी मोटाई होगी 6 से 12 mm, और उसके अंदर क्या हो गया, ब्रिक्स की अपन ने क्या कर दी, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स एंड क्ले की क्या कर दी, लाइनिंग कर दी। क्लियर। अब ये जो कुपोला फर्नेस होता है उसका डायमीटर वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर के 2 मीटर तक वेरी करता है। जो ये कुपोला फर्नेस है इसका डायमीटर 1 से लेकर के 2 मीटर तक क्या करता है, वेरी करता है। और इसकी जो हाइट होती है वो लगभग 4 से लेकर के 6 ऑफ द कुपोला फर्नेस का डायमीटर जितना है तक क्या करती है, वेरी करती है। तो कुपोला का डायमीटर कितना होंगे, 1 से लेकर के 2 मीटर तक, इसको हमने डी बता दिया। और इसकी जो हाइट वेरी करेगी वो क्या होगी, 4 to 6 टाइम होगी किसकी, डायमीटर की। क्लियर। देन ये तो हो गया शेल। देन हम बात करते हैं फाउंडेशन की। द शेल इज माउंटेड आइदर ऑन अ ब्रिक्स वर्क फाउंडेशन और अ स्टील कॉलम। तो ये जो शेल होती है वह किस पे माउंटेड होती है, या तो ब्रिक्स वर्क्स पर माउंटेड होती है या स्टील कॉलम पर माउंटेड होती है। तो जो देखिए शेल जो है कि नीचे ब्रिक्स फाउंडेशन बना हुआ है उसके ऊपर क्या है, ये माउंटेड है। द बॉटम ऑफ शेल कंसिस्ट ऑफ ड्रॉप बॉटम डोर्स। तो ये जो बॉटम होता है, जो शेल होता है, ये शेल का जो बॉटम होता है उसमें नीचे नीचे क्या होता है, ड्रॉप बॉटम डोर्स होते हैं। तो बॉटम ऑफ द शेल कंसिस्ट ऑफ ड्रॉप बॉटम डोर्स, उसके अंदर डोर्स होते हैं जिसको कि हम ड्रॉप बॉटम डोर्स बोलते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, थ्रू विच कोक slag etc can be discharged at the end of the melting, through which debris consist of coke slag etc can be discharged at the end of the melting। तो जब उसके अंदर पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद में जो भी जला हुआ पदार्थ होगा, कोक और स्लैग वगैरह, उसको हम क्या कर सकते हैं, इस बॉटम डोर, ड्रॉप बॉटम डोर से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया फाउंडेशन के बारे में। देन इसके बाद में है ट्यूअर्स। तो देखिए दो साइड में इसमें क्या लगे हुए हैं, ट्यूअर्स लगे हुए हैं एयर ब्लास्ट के आगे। तो ट्यूअर्स का क्या काम है, एयर फॉर कंबशन ऑफ द फ्यूल इज डिलीवर्ड थ्रू द ट्यूअर्स। तो हम जो फर्नेस के अंदर जब कंबशन करेंगे तो उसके लिए हमको एयर की आवश्यकता होगी। तो एयर कहाँ किसके थ्रू आएगी, ट्यूअर्स के थ्रू आएगी। तो एयर फॉर कंबशन ऑफ द फ्यूल इज डिलीवर्ड थ्रू द ट्यूअर्स एंड ट्यूअर्स आर प्रोवाइडेड एट द हाइट ऑफ बिटवीन 0.6 से 1.2 मीटर अबाउ द वर्किंग बॉटम। तो जो ये जो ट्यूअर्स होते हैं ये बॉटम से लगभग 0.6 से लेकर के 1.2 से लेकर के 1.2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर क्या करते हैं, प्रोवाइड किया जाता है। जो ट्यूअर्स होते हैं, पहली बात तो इनसे एयर आती है कंबशन के लिए, दूसरा ये बॉटम से लेकर 1.6 से लेकर 1.2 मीटर अबाव होते हैं। देन इसके बाद में है विंड बेल्ट। विंड बेल्ट क्या है, एयर इज डिलीवर्ड टू द ट्यूअर्स फ्रॉम ए विंड बेल्ट विच इज़ ए स्टील प्लेट डक्ट। तो जो ट्यूअर्स के अंदर एयर आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है, एक विंड बेल्ट के थ्रू आ रही है। जो विंड बेल्ट के एक तरह से डक्ट बना हुआ है, स्टील प्लेट का डक्ट बना हुआ है। तो आप डायग्राम में देखेंगे तो ट्यूअर्स के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर एयर ब्लास्ट क्या कहते हैं, इनलेट बना हुआ है जिसके थ्रू क्या एक डक्ट से बनी हुई है, जिसके थ्रू क्या हो जाएगी, जो एयर होगी वो क्या होगी, ट्यूअर्स के अंदर आएगी। तो विंड बेल्ट क्या होगी, एयर इज डिलीवर्ड टू द ट्यूअर्स फ्रॉम ए विंड बेल्ट के थ्रू। और विंड बेल्ट क्या है, एक स्टील प्लेट डक्ट है ये। एंड विंड बॉक्स इज माउंटेड ऑन द आउटर शेल ऑफ द कपोला। और विंड बॉक्स क्या है, वो जो इनलेट है उसकी चारों तरफ क्या है, विंड बॉक्स बना हुआ है। एंड विंड बॉक्स इज माउंटेड ऑन द आउटलेट शेल ऑफ द कपोला। तो आउटलेट जो कपोला है उसकी आउटलेट शेल पे क्या बना हुआ, विंड बॉक्स बना हुआ है। इसके बाद में है ब्लोअर्स। अ हाई प्रेशर फैन और ब्लोअर सप्लाई द एयर टू द विंड बेल्ट थ्रू ब्लास्ट पाइप और विंड बॉक्स। तो देखिए ट्यूअर्स हो गया, ट्यूअर्स से क्या जुड़ा हुआ है, अपने पास में विंड बेल्ट जुड़ी हुई है और उसके बाहर चारों तरफ क्या लगा हुआ है, विंड बॉक्स लगा हुआ है। तो आप क्या करते हैं, एयर की सप्लाई कहाँ से होगी, एयर की जो सप्लाई होगी वो ब्लोअर के थ्रू होगी। तो ब्लोअर क्या करता है, हाई प्रेशर के ऊपर एयर जो होती है उसको क्या करता है, एंटर कराता है विंड बॉक्स के थ्रू, ट्यूअर्स तक पहुँचाता है। तो हाई प्रेशर फैन और ब्लोअर सप्लाइज द एयर टू द विंड बेल्ट थ्रू ब्लास्ट पाइप और विंड बॉक्स। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद में क्या है, स्लैग होल। स्लैग होल क्या है, इट इज़ लोकेटेड एट ए लेवल अबाउट 250 mm बिलो द सेंटर्स ऑफ द ट्यूअर्स। तो स्लैग होल क्या होता है कि जो हमारा ये जो ट्यूअर्स के होल्स बने हैं इससे लगभग 250 mm नीचे एक होल बना होता है जो कि स्लैग होल होता है। इस स्लैग होल का क्या कार्य होता है, स्लैग होल इट इज़ यूज टू रिमूव द स्लैग। जो भी स्लैग्स बनेंगे, जो भी इम्प्योरिटीज़ आएगी उसको हम क्या कर देंगे, स्लैग के थ्रू बाहर निकाल देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है देखिए चार्जिंग डोर। चार्जिंग डोर क्या है, इट इज़ सिचुएटेड 3 to 4 मीटर अबाउ द ट्यूअर्स। तो जो हमारा ट्यूअर्स है इससे लगभग 3 to 4 मीटर अगर ऊपर देखेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड में चार्जिंग डोर बना हुआ है। वो चार्जिंग डोर होता है
जो कि 3 to 4 मीटर होता है किससे, टूवर्ड्स से ऊपर। एंड इसकी क्या काम होता है इसका, थ्रू दिस द मेटल कोक एंड फ्लक्स आर फीड इनटू द फर्नेस। तो इस चार्जिंग डोर के थ्रू अपन क्या करते हैं, कोक को, मेटल को, कोक को एंड फ्लक्स को क्या करते हैं, फर्नेस में डालते हैं। तो सबसे पहले हम मेटल डालते हैं, फिर फ्लक्स डालते हैं, फिर हम क्या करते हैं, कोक डालते हैं। मतलब अगर हम सबसे पहले हम डालें तो सबसे पहले कोक डालेंगे जो बर्न होगा, फिर फ्लक्स डालेंगे, देन क्या करेंगे, मेटल डालेंगे। तो हमने ये लिख दिया कोक, फ्लक्स एंड मेटल, इस सीरीज के अंदर ये डाला जाएगा। इसके बाद में चिमनी और स्टैक। द शेल इज़ यूजुअली कंटिन्यूड फॉर 4 to 5 मीटर अबाउ द चार्जिंग डोर टू फॉर्म ए चिमनी। तो क्या होता है कि जो हमारा चार्जिंग डोर है उसके ऊपर 4 to 2 मीटर और हमारी ये शेल बनी होती है जो कि चिमनी की तरह क्या करती है, कार्य करती है। तो हम डायग्राम से देख सकते हैं चार्जिंग डोर के ऊपर भी 4 to 5 मीटर का पार्ट है शेल का, जो कि चिमनी की तरह कार्य करता है। तो चिमनी क्या होगी, द शेल इज़ यूजुअली कंटिन्यूड फॉर 4 to 5 मीटर अबाउ चार्जिंग डोर टू फॉर्म ए चिमनी। इसके बाद में स्पार्क अरेस्टर। ये क्या है, सम चार्ज पार्टिकल कम बैक इनटू द फर्नेस आफ्टर स्ट्राइकिंग द स्पार्क अरेस्टर। तो जो हमारा जब मेटल मेल्ट हो जाएगा, हमारा पिग आयरन मेल्ट हो जाएगा, उससे कास्ट आयरन मिल जाएगा, तो जो इसके अंदर फ्लू गैसेस बाहर निकलती हैं इस प्रोसेस के थ्रू, कंबशन के थ्रू, तो वो क्या हो जाएंगी, चिमनी के थ्रू जब बाहर निकलेगी तो उसमें कुछ कार्बन पार्टिकल्स वगैरह भी होते हैं, तो कि स्पार्क अरेस्टर से टकरा करके वापस क्या हो जाते हैं, फर्नेस के अंदर आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, सम चार्ज पार्टिकल कम बैक इनटू द फर्नेस आफ्टर स्ट्राइकिंग द स्पार्क अरेस्टर। तो जो कि ऊपर ऊपर लगा हुआ है स्पार्क अरेस्टर। इसके हम देखिए डिफरेंट, ये तो हो गए डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हो गए इसके, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स पढ़ लिया। अब हम इसके क्या करेंगे, जोन्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर कौन कौन से जोन होते हैं। तो देखिए सबसे पहला इसके अंदर दे रखा है मेल्टिंग जोन। मेल्टिंग जोन देखें अपन, तो दिस जोन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉक बेड। दिस जोन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉक बेड एंड एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 900 mm। तो अगर हम देखें इसके अंदर, तो जो कोक बेड बना हुआ है, इस कोक बेड के ऊपर हमारे पास देखिए जो कोक बेड लिखा हुआ है लेफ्ट साइड के, तो कोक बेड है, इस कोक बेड से ऊपर जो है मेल्टिंग जोन है। राइट साइड के अंदर हमने मेल्टिंग जोन बता रखा है। तो कोक बेड हमने बता दिया, इस कोक बेड से ऊपर क्या है, मेल्टिंग जोन है। तो मेल्टिंग जोन क्या हो गया, दिस जोन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द कोक बेड। तो जो कोक बेड है इसके ऊपर से क्या होगा, हमारा मेल्टिंग जोन स्टार्ट होगा और कब कहाँ तक जाएगा, लगभग 900 mm तक जाएगा। और मेल्टिंग जोन जो होता है इसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इस मेल्टिंग जोन में क्या होती है, रिएक्शन होती है 3Fe, जो भी हम इसके अंदर पिग आयरन वगैरह डाल रहे हैं, 3Fe प्लस 2CO। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, Fe3C प्लस CO2 गैस इसके अंदर निकलेगी। तो ये तो हो गया मेल्टिंग जोन। इसके बाद में हमारे पास में कंबशन जोन। कंबशन जोन क्या है, इट इज़ 150 to 300 mm अबाउ द टॉप ऑफ द ट्यूब्स। तो अगर हम देखें तो जो ट्यूब्स हैं, इस ट्यूब्स के ऊपर 150 से लेकर 300 तक क्या है, कंबशन जोन है। देखिए राइट साइड में कंबशन जोन बना रखा है, कंबशन जोन। तो ये ट्यूब्स के ऊपर है, ट्यूब्स के जो होल्स दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर क्या है, 150 से 300 mm तक कंबशन जोन है, ठीक है, कंबशन जोन राइट साइड के अंदर। तो कंबशन जोन जो हो गया, ये क्या हो गया, 150 से लेकर 300 mm तक अबाउट द टॉप ऑफ द ट्यूब्स हो गया। इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन होगी, C+O2 होगी रिएक्ट, तो क्या होगा, CO2 प्लस हीट निकलेगी। देन Si+O2 क्या हो जाएगा, SiO2 प्लस हीट। देन मैग्नीज Mn प्लस O2 से क्या बन जाएगा, 2MnO प्लस हीट। एंड देन Fe+O बराबर FeO प्लस हीट। तो जो हमारे पास में, जो भी हमारे पास हमने इसके अंदर आयरन डाला था, जो भी हमने इसके अंदर क्या करता है, पिग आयरन वगैरह डाला था, उसके अंदर क्या होंगी, कुछ अशुद्धियाँ भी होंगी, कार्बन है, सिलिकॉन है, मैग्नीज है और Fe है। तो ये सब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, ये प्रोडक्ट बना लेंगे, CO2, SiO2, MnO और FeO प्लस हीट निकलेगी। तो ये क्या हो गया, कंबशन जोन हो गया। तो इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ, कंबशन हुआ है और हीट क्या हुई है इसके अंदर, डेवलप हुई है। तो जब कोक हमने इसके अंदर मेटल है, कोक है, और हमने क्या किया, फ्लक्स वगैरह डाला था और ऑक्सीजन हमने सप्लाई की थी, तो इस कंबशन जोन के अंदर बेसिकली क्या होता है, कंबशन होता है। और उसके अंदर जो आयरन के अंदर जो भी अशुद्धियाँ हैं, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज है, आयरन है, उन सब की क्या हो गई, रिएक्शन होकर के हीट डेवलप हुई। देन इसके बाद में क्या है, रेड्यूसिंग जोन। तो ये क्या है, बिटवीन मेल्टिंग जोन एंड कंबशन जोन। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो देखिए मेल्टिंग जोन जो राइट साइड में दे रखा है और कंबशन जोन इसके बीच में क्या है, रेड्यूसिंग जोन है, जो कि रेड कलर के अंदर भी हमने शो कर रखा है, रेड्यूसिंग जोन। तो ये दो क्या हो गया, मेल्टिंग जोन और कंबशन जोन के बीच में हो गया। तो रेड्यूसिंग जोन क्या हो गया, बिटवीन द मेल्टिंग जोन एंड कंबशन जोन। इसके अंदर क्या रिएक्शन होगी, तो जो हमारी CO2 बनी थी वो कार्बन के साथ वापस रिएक्शन करेगी कोक के साथ में, और हमको क्या मिलेगा, 2CO और कुछ हीट। इसमें क्या होगी,
ड्रॉप होगी। तो इसके अंदर कुछ हीट क्या होती है, ड्रॉप होती है। माइनस के अंदर हीट है, इसके अंदर हीट निकलने देनी पड़ेगी इसके अंदर से, तो इसमें कुछ हीट क्या होती है, ड्रॉप होती है। टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए इसको रेड्यूसिंग जोन भी बोलते हैं। तो रेड्यूसिंग जोन क्या हो गया, मेल्टिंग जोन और कंबशन जोन के बीच में हो गया। इसमें क्या होती है, CO2 और कार्बन के साथ जब रिएक्शन करती है तो कुछ हीट इसको ज़रूरत होती है, तो क्या बन गया, 2CO बन गया और हीट ड्रॉप हो जाती है इसके अंदर से, तो इसलिए इसका टेम्परेचर यहाँ क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। देन इसके बाद में है क्रूसिबल जोन। क्रूसिबल जोन जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, वेल भी बोलते हैं। तो इट इज़ बिटवीन द सैंड बेड एंड बॉटम ऑफ द टूअर्स। तो अगर हम देखें वेल को देखें तो इट इज़ द सैंड बेड जो है और जो टूअर्स है उसके बीच का पार्ट है, तो इट इज़ द बिटवीन द बॉटम ऑफ द टूअर्स एंड अबाउट द सैंड बेड्स। तो इसके बीच वाला पार्ट क्या है, वेल हो गया। इसको क्रूसिबल जोन भी बोलते हैं। तो मोल्टन मैटर अक्यूमुलेट है, तो इस पर्टिकुलर वेल के अंदर क्या होता है, इस पर्टिकुलर वेल के अंदर क्या होता है, इस पार्ट के अंदर टूअर्स के नीचे और सैंड के ऊपर, इस पार्ट के अंदर मोल्टन मैटर जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, इकट्ठा होगा। जो भी हम जब कंबशन हो जाएगा, ठीक है, तो पिग आयरन का जब हम कंबशन वगैरह कर देंगे तो उसके बाद में जो हमारे पास में मोल्टन मैटर बचेगा वो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। देन इसके बाद में देखिए प्रीहीटिंग जोन। प्रीहीटिंग जोन क्या है, इट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द मेल्टिंग जोन एंड एक्सटेंड अप टू द चार्जिंग डोर। तो देखिए मेल्टिंग जोन जो है यहाँ से स्टार्ट होगा ये और कहाँ तक जाएगा, चार्जिंग डोर तक जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है प्रीहीटिंग जोन बता रहेगा राइट साइड के अंदर। तो प्रीहीटिंग जोन हो गया। इसका काम क्या है, द चार्जिंग मटेरियल आर फीड इन द जोन एंड गेट प्रीहीटेड, इट इज़ कॉल्ड चार्जिंग जोन। तो जब हम क्या कहते हैं, जब हमारा क्या कहते हैं कंबशन होता जा रहा है और हम दोबारा से क्या करते हैं, जब इसके अंदर चार्ज डालते हैं तो ये जोन क्या होता है, पहले से ही थोड़ा सा हीटेड होता है। तो जब इसके अंदर हम चार्ज फ्लक्स और हम क्या डालते हैं, कोक वगैरह डालते हैं, तो पहले से थोड़ा सा उस टेम्परेचर की वजह से, भट्टी के टेम्परेचर की वजह से थोड़ा सा क्या हो जाता है, हीटेड हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, उसका वो पहले से प्रीहीटेड हो जाता है, तो इसलिए इसको प्रीहीटेड जोन भी बोला गया है। इसके बाद में क्या है, स्टैक जोन। स्टैक जोन क्या है, इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम द चार्जिंग जोन, इट्स स्टार्ट फ्रॉम द चार्जिंग जोन एंड एक्सटेंड अप टू द कपोला। तो देखिए स्टैक जोन की अगर हम देखें तो ये क्या है, चार्जिंग डोर से स्टार्ट हो रहा है और अप टू कपोला तक जा रहा है, ऊपर तक। तो ये क्या कहलाएगा, स्टैक जोन है, जो कि राइट साइड के अंदर शो किया गया है। द गैस जनरेटेड विद इन द फर्नेस आर कैरिड टू द एटमोसफेयर बाय दिस जोन। तो ये पर्टिकुलर जोन के थ्रू क्या होता है, जो भी फर्नेस के अंदर गैस जनरेट होती है उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए हम इसके तो हमने डिफरेंट जोन के बारे में हमने क्या कर लिया, स्टडी कर ली इसके अंदर। अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग के बारे में, क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखिए किस तरह से वर्किंग होती है। तो हमने इसको पॉइंट के थ्रू बताया गया। आफ्टर बिल्डिंग द कपोला मेक श्योर इट इज़ ड्राइड कम्प्लीटली बिफोर गेटिंग इट टू द फायर। तो हम पहले ये श्योर कर लेते हैं कि कपोला पूरी तरह से क्या हो गई है, ड्राई हो गई। हम जो कंबशन स्टार्ट करें उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पूरी तरह से क्या हो गया, ये ड्राई हो चुकी है। तभी हम इसके अंदर क्या डालेंगे, सब मटेरियल डालेंगे और इसके अंदर कंबशन स्टार्ट करेंगे। एनी स्लैग अराउंड द टॉयर्स फ्रॉम प्रीवियस रन नीड टू बी क्लीन प्रॉपर्ली। और टॉयर्स के अंदर मान लीजिए पहले से कुछ स्लैग पार्टिकल वगैरह होगा तो उनको पहले से क्लीन कर लेंगे, जिससे कि एयर क्या हो जाए, प्रॉपर आ जाए। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो कपोला फर्नेस है उसको पूरी तरह से क्लीन करा लेते हैं, स्लैग वगैरह भी जो उसको रिमूव कर देते हैं, जिससे एयर प्रॉपर आ जाए और कंबशन प्रॉपर हो जाए। तो हम सबसे पहले क्लीनिंग का काम कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं फर्नेस को। सेकंड पॉइंट, अ ब्रोकन पार्ट इज रिपेयर्ड विद द मिक्सचर ऑफ द सिलिका सैंड एंड फायर क्ले। अगर कोई मान लीजिए ब्रोकन पार्ट है तो उसको सिलिका सैंड और फायर क्ले की सहायता से उसको क्या कर दिया जाता है, रिपेयर कर दिया जाता है। तीसरा है, अ फायर ऑफ वुड इज इग्नाइटेड। फायर ऑफ वुड इज़ इग्नाइटेड। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कुछ लकड़ी जो होती है वुड की उसको क्या करते हैं, जला दिया जाता है इनिशियली। व्हेन द वुड बर्न्स वॉल्स कोक इज डम्प्ड ऑन द बेड फ्रॉम द टॉप। तो सबसे पहले क्या जाता है, फर्नेस के अंदर कुछ लकड़ी को जला दिया जाता है। तो जैसे वो एक बार आग पकड़ लेती है फिर उसके ऊपर से क्या डाला जाता है, कोक डाला जाता है, कोयला डाला जाता है, जिससे कि कोयला क्या हो जाता है, बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, द एयर ब्लास्ट इज टर्न ऑन एट ए लोअर ब्लोइंग रेट। तो अब जैसे ही कोयला हमने डाला और बर्न करना स्टार्ट कर देता है तो हम क्या कर देते हैं, एयर ब्लास्ट के थ्रू क्या कर देते हैं, धीरे धीरे एयर को भेजना चालू कर देते हैं। अ मेजरिंग रॉड इज आल्सो यूज विच इज़ इंडिकेट द हाइट ऑफ द कोक बेड। तो हम इसके अंदर की मेजरिंग रॉड भी होती है, हमको पता चल जाता है जिससे कि कितना कोयला हमको डालना है।
क्योंकि उसके बाद में हमको अनोदर जो है इसके अंदर चार्जिंग पार्टिकल्स डालने हैं। फॉर अबाउट 3 आवर्स फायरिंग इज़ डन बिफोर द मोल्टन मेटल रिक्वायर्ड। तो ये क्या होता है, फिर इसको लगभग 3 घंटे तक लगभग प्रोसेस चलता है पूरा जलने के अंदर, फायरिंग होने के अंदर, जब तक कि प्रोसेस हमारा मोल्टन मेटल हमारा जितना रिक्वायर्ड होता है उसको 3 घंटे तक हमको जलाना पड़ता है, जब जाकर के टेम्परेचर इतना क्या होगा, डेवलप होगा। फिफ्थ पॉइंट के नाउ द चार्ज इज़ फेड इनटू द कपोला। तब जब इतना टेम्परेचर डेवलप हो गया कि भाई हमने कोक डाल दिया है, सबसे पहले तो लकड़ी डाल दी, उसको जला दिया, फिर कोक डाल दिया, फिर हमने क्या कहते हैं उसको बर्न करने के लिए एयर भी प्रोवाइड कर दी। फिर जब मान लो 3 घंटे तक हम इसको कंटिन्यूसली प्रोसेस को चलाएंगे और जब इतना टेम्परेचर हो जाएगा कि हाँ भाई अब मेटल हम डालेंगे तो वो क्या, चार्ज हम डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, नाउ द चार्ज इज़ फेड इनटू द कपोला। सिक्स्थ है, मेन फंक्शन ऑफ द फ्लक्स इज़ टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ इनटू द आयरन एंड प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर जो फ्लक्स फीड हम क्या करते हैं, कोक डालेंगे, फ्लक्स डालेंगे, फिर हम क्या डालेंगे, चार्ज मेटल डालेंगे। तो जो कोक का जो अपना फ्लक्स है उसका काम क्या हो गया कि जो भी इसके अंदर आयरन के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होगी उसको क्या कर देगी, तो रिमूव कर देगी और उसको ऑक्सीडेशन से बचाएगी आयरन को। ठीक है। नेक्स्ट हो गया इसके अंदर, आफ्टर फुली चार्ज फर्नेस इट इज़ अलाउड टू रिमेन एज सच फॉर अबाउट 1 आवर। जब हम पूरी तरह से चार्ज को डाल देते हैं, हम सबसे पहले कोक डालते हैं, फिर हम फ्लक्स डालते हैं, फिर हम क्या करते हैं, आयरन डालते हैं, मेटल डालते हैं। तो जब इसको पूरी तरह इस प्रोसेस से वापस हम इसको क्या करेंगे, फिर कोक डालेंगे, फिर हम वापस क्या डालेंगे, फ्लक्स डालेंगे, फिर आयरन डालेंगे, फिर इसी तरह हम वापस तीनों को डालेंगे। तो जब हम पूरी तरह से फुल हो जाएगी तो उसको 1 घंटे के लिए हम क्या कर देते हैं, लगभग कंबशन होने देते हैं। एज दिस प्रोसेस गोज इन, चार्ज स्लोली गेट हीट अप एज द एयर ब्लास्ट इज केप्ट शट दिस टाइम एंड बिकॉज ऑफ दिस द आयरन गेट सोक्ड आउट। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, धीरे धीरे चलने देते हैं, एयर को हम धीरे धीरे आने देते हैं और जो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, गर्म होता जाता है, गर्म होता जाता है। ठीक है। और इस तरह से जो आयरन है वो किसकी क्या होती जाती है, सोकिंग होती जाती है। देन 8 पॉइंट, एट द एंड ऑफ द सोकिंग पीरियड द एयर ब्लास्ट इज ओपन, the topmost opening is kept closed till the metal melt। तो हम क्या कर देते हैं, ऊपर से अब क्या कर देते हैं हम, बिल्कुल जो पार्ट जो है उसको बिल्कुल बंद कर देते हैं फर्नेस का, जिससे कि क्या होगी, अंदर बिल्कुल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा और उस क्रिएट की वजह से हम तब तक रखेंगे जब तक कि मेटल क्या हो जाए, मेल्ट नहीं हो जाए। द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेटल इज़ कलेक्टेड, द कंटेंट ऑफ द चार्ज more downward as the melting, the content of the charge more downward as the metal melting proceeds। तो हम इस प्रोसेस हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली पहले तो सोकिंग हो गई हमारे पास में उससे पर्टिकुलर चार्ज की, आयरन की, फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं, एयर को और तेज़ी से हम उसके अंदर क्या करते हैं, एयर ब्लास्ट को हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो उसके बाद में क्या हो जाती है, टॉप मोस्ट इस कैप क्लोज, हम ऊपर से क्या करते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं, जिससे कि सारा टेम्परेचर जो होता है वो फर्नेस के अंदर रहता है, वो मेल्ट करने के काम आ जाता है। और जब मेल्टिंग हो जाती है तो जो मेटल जो होता है वो डाउनवर्ड की तरफ क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लोजिंग फीडिंग ऑफ चार्ज एंड एयर ब्लास्ट इज स्टॉप व्हेन नो मोर मेटल इज़ रिक्वायर्ड। तो जब हमारा बिल्कुल हमको लगता है कि भाई ठीक है, सारा मोल्टन मेटल क्या हो गया, लगभग मेल्ट हो चुका है, तो हम क्या कर देते हैं, एयर ब्लास्ट को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। एंड क्लोजली फीडिंग ऑफ द चार्ज, और चार्ज को भी क्या कर देते हैं, डालना बंद कर देते हैं। ठीक है। तो जब हमारे को रिक्वायर्ड मेटल मिल गया, मोल्टन मेटल, तो ना तो एयर को हम ज़रूरत है और ना हम क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं चार्ज की। डिपोजिशन स्लैग इज़ बीइंग रिमूव्ड, और जो हमारा क्या होता है, जो फ्लक्स की वजह से क्या होता है, हमारा जो स्लैग होता है वो मोल्टन मेटल के ऊपर तैरता है, तो उसको हम क्या करते हैं, स्लैग होल से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। कपोला रन्स कंटिन्यूसली, मेल्टिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 4 आवर्स इन द मोस्ट ऑफ द टाइम। तो और हम क्या कर देते हैं, कपोला कंटिन्यूस रन करती रहती है, और जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, 4 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है मेटल हमारा, तो उसको हम क्या कर देते हैं, वहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, वेल से हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कपोला फर्नेस के अंदर कपोला फर्नेस के अंदर जो कोक डाल करके उसको हीटअप करके, फिर उसके अंदर हम फ्लक्स डाल के, मेटल डाल करके कंटिन्यूसली उसके ऊपर करते हैं, हीटअप करके, सोकिंग करके, और फिर उसके बाद में हम उसको क्या करते हैं, 3 से 4 घंटे तक रख करके कम्प्लीटली क्या करते हैं, मेल्टिंग करते हैं। और इस तरह से हमको क्या हो जाता है, मोल्टन मेटल हम सेपरेट हो जाता है और स्लैग को हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो ये जो कपोला फर्नेस है, अगर इसके आपको डायग्राम क्लियर है, इस कपोला फर्नेस का डायग्राम क्लियर है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्लियर है, उसके डिफरेंट जोन्स क्लियर हैं,
तो आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी कि कपल ऑफ फंडनेस से हम किस तरह से कास्ट आयरन का क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। थैंक यू।